नमस्कार साथियों, स्वागत है राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, अपन राजस्थान जीके के मेवाड़ इतिहास का पार्ट फर्स्ट पढ़ा, जिसमें अपन ने जाना कि मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ के संस्थापक। अपन ने पढ़ा बप्पा रावल के बारे में, अपन ने पढ़ा अल्लट के बारे में, और अपन पढ़ रहे थे रावल रतन सिंह के बारे में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 2, जिसमें आगे के राजाओं के इतिहास के बारे में अपन जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास के पार्ट 2 में आज अपन पढ़ेंगे आगे के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अपन ने रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा। रावल रतन सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था, उसकी पत्नी, उसका नाम पद्मिनी था, जिसके बारे में अभी कुछ समय पहले एक मूवी भी आई थी जो कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट मूवी थी। दोस्तों, वो जो मूवी थी वो यही मूवी थी, इसी के बारे में थी। पद्मिनी जो कि सिंहल द्वीप, जिसका वर्तमान समय में नाम है श्रीलंका, की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन तथा माता का नाम चंपावती था। जैसा दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण था जो कि रावल रतन सिंह के दरबार में रहता था, लेकिन किसी देश भावना के कारण वो रावल रतन सिंह के दरबार से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जा पहुंचा और वहां पे रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बतलाता है। और अलाउद्दीन खिलजी उस स्वप्निल राजकुमारी के बारे में सोचकर और पद्मिनी को अपनी रानी बनाने की ठान लेता है। इसके अलावा भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के अन्य कारण भी थे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण के दौरान जिस समय रावल रतन सिंह की सेनाएं हारने लगी, उस समय चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। और शाखा में दो चीज़ें होती थी, जौहर और केसरिया। महिलाएं जिंदा आग में कूद जाती थी और पुरुष केसरिया पगड़ी धारण करके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। रानी पद्मावती के साथ, पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं ने भी जौहर किया, और साथ ही रावल रतन सिंह का सेनापति जो कि गोरा नाम था उसका, जो पद्मिनी का भाई था, वह बादल जो कि गोरा का भतीजा था, वो भी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय लगभग 30,000 लोगों का कत्ल संहार करवाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग को जीत करके वहाँ का राजा अपने पुत्र खिजर खां को बना दिया, और चित्तौड़ का शासक बनाने के बाद में उसे चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। खिजर खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, खिजर खां ने गंभीरी नदी जो कि चित्तौड़ के किले के पास से गुजरती है, उस पर एक पुल बनवाया था, और उस पुल के ऊपर खिजर खां ने एक मकबरा बनवाया, और मकबरे के ऊपर एक अभिलेख जो कि पत्थर के ऊपर लिखा जाता था, जो कि वर्तमान समय में लिखे जाते हैं, अभिलेख लिखवाया। जो अभिलेख लिखवाया उसकी भाषा फारसी भाषा थी, और फारसी भाषा में उसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा। उसने अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया। अर्थात उस समय अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो अभिलेख में लिखा, उसके अनुसार उस समय अलाउद्दीन खिलजी अल्लाह का भेजा हुआ दूत था, ऐसा
अभिलेख कहता है। जब खिजर खां कुछ समय तक शासन करता है और उसके कुछ समय बाद में 1311 ईस्वी में जालौर के ऊपर भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। जालौर के इतिहास जब अपन पढ़ेंगे उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जालौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था कानड़देव सोनगरा। वो साके के समय 1311 ईस्वी में मारा जाता है और उसका भाई था जिसका नाम था मालदेव सोनगरा। उस मालदेव सोनगरा जो कि मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। सोनगरा जो चौहान थे, सोनगरा जो राजपूत थे, वो चौहान वंश के राजपूत थे। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिजर खां चित्तौड़ का किला मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। ये सब बातों की जानकारी हमें पद्मावत पुस्तक से मिलती है और पद्मावत पुस्तक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका कि जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, ने 1540 में ये पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक की जो भाषा थी लिखने की वो थी अवधी भाषा, जिसमें पद्मावती की सुंदरता का वर्णन है। और दोस्तों जो पद्मावत मूवी बनी है वो मूवी उसी पुस्तक के ऊपर आधारित है। ये सारी घटना जो कि क्या वास्तव में हुई थी, या दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि घटना 1303 की है और पद्मावत पुस्तक लिखी जाती है 1540, तो तकरीबन 237 साल तक ये घटना एक कहानियों के आधार के ऊपर चलती है। तो क्या इसकी वास्तविकता है थी या नहीं, इस बात को लेकर इतिहासकार जेम्स टॉड, जो कि हमारे राजस्थान के इतिहास को संकलन और आधुनिक रूप देने वाले इतिहासकार थे, ने इस कहानी को स्वीकार किया है। मोहम्मद नेट से भी इस पद्मावती कहानी को स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं सूर्यमल मिशन जो कि बूंदी के इतिहासकार थे, इस कहानी को स्वीकार नहीं करते हैं। इस कहानी को एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो कहानियां हैं, उसके अनुसार पद्मावती पुगल जो कि जैसलमेर क्षेत्र में है कि राजकुमारी थी। इन सभी आक्रमणों की जानकारी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था और इस प्रकार साखा हुआ था, इसकी जानकारी हमें उसके एक दरबारी लेखक जिसका नाम था अमीर खुसरो, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह, और उस खजाइन उल फुतूह का दूसरा नाम है तारिक ए अलाई। इससे इन बातों की जानकारी मिलती है। और एक दूसरी किताब जो कि हेमरतन सूरी, एक बहुत बड़े जो हैं कवि हुए हैं, जो कि महाराणा प्रताप के दरबार में दरबारी कवि थे, जिन्होंने एक किताब लिखी गोरा बादल दी चौपाई, जिसमें गोरा और बादल की वीरता का वर्णन है। इन बातों की जानकारी हमें मिलती है। और चूंकि बप्पा रावल से लेकर के रावल रतन सिंह तक जितने भी राजा चित्तौड़ के हुए, उन्होंने रावल की उपाधि धारण की। रावल की उपाधि धारण करने वाला अंतिम जो शासक था वो राजा रावल रतन सिंह था। उसके बाद में चूंकि साका के समय रावल रतन सिंह का सारा परिवार मार दिया जाता है, लेकिन चित्तौड़ के शासन में छोटे छोटे गांव थे, प्रगना थे। उनमें एक गांव था सिसोदा। उस गांव की स्थापना, सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। और सिसोदा ग्राम में जो रावल रतन सिंह का भाई लक्ष्मण सिंह था वो शासन करता था। प्रथम साका के दौरान रावल रतन सिंह, उसका भाई लक्ष्मण सिंह और उसके 7 बेटे भी मारे गए, लेकिन लक्ष्मण सिंह का एक पोता जिसका नाम था हमीर, वो बच जाता है और बड़ा होकर के मालदेव सोनगरा के बेटे, जो कि जिसको कि खिजर का अपना चित्तौड़ का किला सौंप के जाता है, उसके बेटे को बलबीर सोनगरा को मार करके चित्तौड़ वापस अपने कब्जे में ले लेता है। अर्थात जो चित्तौड़ का जो शासन था वापस पुनः रावल शाखा के आने वाली पीढ़ी के पास आ जाता है। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे हमीर के बारे में, क्योंकि कुछ समय तक चित्तौड़ के जो किला था उसके ऊपर बप्पा रावल के वंशजों का अधिकार नहीं था, लेकिन हमीर जो कि रावल रतन सिंह के भाई का पोता था, उसने पुनः जीत करके चित्तौड़ के किले के ऊपर कब्जा कर लिया। और क्योंकि वो सिसोदा ग्राम का था, इस कारण के जीतने के बाद में जो शाखा चली वो गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा के नाम से
जानी जाती है और सिसोदिया शाखा के नाम से उन्होंने शासन प्रारंभ किया। हमीर ने सर्वप्रथम रावल की जगह राणा की उपाधि धारण की और हमीर ने वापस मेवाड़ पर गुहिल वंश का अधिकार होने के कारण राजा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कठिन समय में शेर की भांति युद्ध करके विजय प्राप्त करने वाला। इन सब बातों की जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति राणा कुंभा ने लिखवाई थी, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। कुंभा द्वारा एक किताब लिखी गई थी, इस किताब का नाम था रसिक प्रिया। उसमें हमीर को वीर राजा कहा गया है। हमीर को अन्य उपाधियों से भी इतिहास में जाना जाता है, विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक, वीर राजा। और हमीर ने कुछ स्मारक भी बनवाए। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता, जिसका अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता, का मंदिर बनवाया। बरवड़ी माता जो है गुहिल वंश की इष्ट देवी, आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है, और बाण माता जो कि गुहिल वंश की कुल देवी होती है। दोस्तों, कुल देवी एक ही कुल की कई राजाओं की शाखाओं के द्वारा पूजी जाती है, जबकि इष्ट देवी उस शाखा या नगर की देवी होती है। अब दोस्तों, ये पढ़ा हमने हमीर और रावल रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा, जिसका नाम लख सिंह था, वास्तविक नाम लख सिंह था, उसने 1382 से 1421 तक राज्य किया। राणा लाखा के समय कुछ मुख्य बातें हैं। राणा लाखा के समय उदयपुर में एक जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, जिसमें सीसा, जस्ता और चांदी निकाली जाती है, जो वर्तमान में राजस्थान में एकमात्र चांदी की खान है। और राणा लाखा के समय ही एक बंजारा, जो बंजारा होते हैं वो घुमक्कड़ जाति के व्यापारी होते हैं, उन्होंने उदयपुर में एक पिछोला झील का निर्माण करवा दिया, और पिछोला झील के किनारे पे एक नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। राणा लाखा का विवाह बूंदी के हाड़ा राजा की पुत्री हाड़ी रानी से हुआ। और दोस्तों, एक रोचक कहानी है उस हाड़ी रानी से लेकर के कि एक बार राणा लाखा ने अपनी पत्नी से मजाक में कह दिया कि बूंदी को तो मैं ऐसे ही जीत सकता हूं, और मजाक में उसने बूंदी को जीतने की कसम भी खा ली। इस बात को लेकर के राणा लाखा और हाड़ी रानी के बीच में मनमुटाव हुआ। इस कसम को पूरी करने के लिए राणा लाखा ने चित्तौड़ के किले के बाहर एक नकली बूंदी का किला बनवाया, जिसमें उस नकली बूंदी के किले में लड़ाई के लिए हाड़ी रानी का भाई कुंभा हाड़ा बूंदी राज्य की रक्षा के लिए लड़ाई करता है, और उस युद्ध को, उस कसम को पूरी करने को लेकर के उसको वास्तविक युद्ध समझ बैठता है, और वास्तविक युद्ध की चेतावनी देता है कुंभा हाड़ा राणा लाखा को, और नकली बूंदी की रक्षा करता हुआ राणा लाखा के तीर से कुंभा हाड़ा मारा जाता है। इस प्रकार राणा लाखा के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। और निकट भविष्य में मेवाड़ का जो शासक लाखा जो था लख सिंह, उसका विवाह है, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था चुंडा। राणा लाखा का पुत्र का नाम था चुंडा, और उसी समय मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था, और वहाँ का शासक था चुंडा। अर्थात मेवाड़ का शासक लाखा का पुत्र चुंडा, और मारवाड़ के शासक का नाम भी चुंडा। मारवाड़ के शासक चुंडा की एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्री का नाम हंसाबाई और पुत्र का नाम था रणमल। मेवाड़ के शासक लाखा के पुत्र चुंडा का विवाह या लग्न या सगाई जिसको कह सकते हैं, उसकी बात की गई हंसाबाई के साथ। लेकिन लाखा समझता है कि ये पुत्र के लिए नहीं की गई सगाई, बल्कि वो स्वयं के लिए हंसाबाई से विवाह करने की बात समझ बैठता है। इस बात की जानकारी जब लाखा के पुत्र चुंडा को मिलती है तो वह विवाह नहीं करने की कसम खाता है, और निकट भविष्य में वचन देता है। हंसाबाई उससे वचन मांगती है कि यदि मैं लाखा से शादी कर लेती हूँ और अगर मेरे पुत्र होता है तो पुत्र को चुंडा शासक नहीं बनने देगा। इसलिए चुंडा वचन देता है हंसाबाई को कि निकट भविष्य में भी अगर
मेरा आपका पुत्र शासक बनता है तो मैं राज्य ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार चुंडा ने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा निभाई। इसी वजह से चुंडा को मेवाड़ का भीष्म के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा आज के मेवाड़ के इतिहास के पार्ट 2 के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।